गत व्याख्यान में मैंने प्रत्ययोजन के बारे में बताया, परिभाषा के बारे में बताया। अब मैं प्रत्ययोजन के तत्वों के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। प्रत्ययोजन के संबंध में 3 तत्व माने जाते हैं। पहला, अधिकार, अर्थात प्रत्ययोजन वास्तव में सत्ता का, अधिकारों का ही अर्पण है। यदि किसी दूसरे व्यक्ति का अधीनस्थ से कार्य करवाना है तो स्पष्ट है कि उस कार्य के लिए आवश्यक कार्य या कार्य से संबंधित सत्ता भी दी जानी जरूरी है। बिना अधिकार न तो कार्य निष्पादन हो सकता है और न ही उत्तरदायित्व निर्धारित किए जा सकते हैं। नियंत्रण तथा उच्च निर्णय की सत्ता प्रत्यायोजित नहीं की जाती है। कहने का अभिप्राय यह है कि यदि उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारी को कुछ कार्य सौंपता है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी स्वयं की होती है, उसके बावजूद भी कार्य निष्पादन के लिए उच्च अधिकारी को अपनी सत्ता में से कुछ सत्ता अधीनस्थ को दी जाती है। यदि सत्ता नहीं दी जाए तो कार्य का निष्पादन मुश्किल है, कठिन है। इस प्रकार जो उच्च अधिकारी के द्वारा अधीनस्थ अधिकारी को कार्य दिए जाते हैं, तो कार्य भी अधिक महत्वपूर्ण कार्यों को प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता। ठीक उसी प्रकार नियंत्रण और उच्च निर्णय की सत्ता भी अधीनस्थ को प्रत्यायोजित नहीं की जा सकती। अतः गौण कार्यों के लिए को ही प्रत्यायोजित किया जा सकता है और उन कार्यों के अनुपात में ही सत्ता को हस्तांतरित या सत्ता को प्रत्यायोजित की जाती है। दूसरा तत्व है कार्य। उच्च अधिकारी के पास कार्य का बोझ रहता है, अतः वह दूसरे अधिकारियों को कार्य वितरित कर देता है या अधीनस्थ को कार्य दे देता है। कार्य का प्रत्यायोजन करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि कौन सा कार्य किस व्यक्ति को सौंपना है तथा कौन से कार्य प्रयोजक स्वयं अपने पास रखना चाहता है। इस क्रम में कार्य की प्रकृति, आवश्यकता, तत्कालिकता, अधीनस्थ की क्षमता तथा संगठन के लक्ष्यों को ध्यान में रखा जाता है। उत्तरदायित्व। प्रत्यायोजन का तीसरा तत्व उत्तरदायित्व का निर्धारण है। जिस व्यक्ति को सत्ता एवं कार्य सौंपे गए हैं, उसके उत्तरदायित्व भी निश्चित करने आवश्यक है। प्रत्यायोजन के संबंध में यह महत्वपूर्ण है कि प्रत्यायोजन की सत्ता एवं कार्य प्राप्त करने वाला अधीनस्थ उसके प्रति उत्तरदायी हो, जिससे सत्ता व कार्य मिला है। प्रत्यायोजन में क्रियात्मक उत्तरदायित्व तो कार्य संपादित करने वाले का रहता ही है, किंतु अंतिम एवं संपूर्ण उत्तरदायित्व उच्च अधिकारी का ही माना जाता है। इस प्रकार प्रत्यायोजन के 3 तत्व हैं। एक तो अधिकार, कार्य और उत्तरदायित्व। इन तीनों का उच्च अधिकारी के द्वारा अधीनस्थ अधिकारी को प्रत्यायोजित करते समय देखना अनिवार्य होता है। कार्य अधिक महत्वपूर्ण कार्य प्रत्यायोजित नहीं किए जा सकते। इसी तरह से सत्ता, महत्वपूर्ण निर्णयों से संबंधित सत्ता, नियंत्रण करने से संबंधित सत्ता को प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता। और उत्तरदायित्व, अर्थात उत्तरदायित्व भी गौण कार्यों का ही दिया जा सकता है। उसमें जो जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है, वो यद्यपि निष्पादन अधीनस्थ के द्वारा होता है, लेकिन उत्तरदायित्व उच्च अधिकारी का ही बना रहता है। इस प्रकार प्रत्यायोजन की प्रक्रिया में न्यूमैन ने 3 चरण जैसे अधीनस्थों को कर्तव्य सौंपना, सत्ता देना तथा उत्तरदायी बनाना भी वर्णित किया है। अब है प्रत्यायोजन के प्रकार। प्रत्यायोजन के भी अनेक प्रकार हैं, जैसे कि उच्च अधिकारी के द्वारा अधीनस्थ को सत्ता देते वक्त उसके किन किन रूपों में सत्ता को प्रत्यायोजित की जाती है। पहला है स्थायी और अस्थायी प्रत्यायोजन। जब किसी अधीनस्थ व्यक्ति या इकाई को स्थायी रूप में सत्ता एवं कार्य दे दिए जाते हैं तो स्थायी प्रत्यायोजन कहलाता है। सामान्य परिस्थितियों तथा कुशल कार्य संचालन की स्थिति में स्थायी प्रत्यायोजन भी हो सकता है, लेकिन जब किसी को कुछ समय के लिए प्रत्यायोजन किया जाता है तथा वापस ले लिया जाता है तो वह अस्थायी प्रत्यायोजन कहलाता है। दूसरा है पूर्ण
और आंशिक प्रत्यायोजन। पूर्ण से अभिप्राय है बिना शर्त के सत्ता और कार्यों को अधीनस्थ को देना, और आंशिक से अभिप्राय है कुछ सीमाओं में रहकर, कुछ शर्तों में रहकर अब कार्य और सत्ता को अधीनस्थ को प्रत्यायोजित करना है। पूर्ण प्रत्यायोजन वह होता है जिसमें कोई शर्त नहीं होती है और जिसे अधिकार सौंपे जाते हैं उसे निर्णय लेने और कार्यवाही करने की पूर्ण स्वतंत्रता रहती है। इस प्रकार का प्रत्यायोजन राजनयिक प्रतिनिधियों या कूटनीतिज्ञों के लिए किया जाता है। प्रशासनिक संगठनों में पूर्ण प्रत्यायोजन कम ही होता है। यदि प्रत्यायोजन के साथ कुछ शर्तें जोड़ दी जाती है तो वह आंशिक प्रत्यायोजन कहलाता है। हो सकता है अधीनस्थ को यह कहा जाए कि वह अंतिम निर्णय लेने से पूर्व उच्च अधिकारी की अनुमति ले, तो यह सशर्त प्रत्यायोजन होता है। तीसरा है औपचारिक तथा अनौपचारिक प्रत्यायोजन। जब संगठन के लिखित नियमों, उपनियमों, आदेशों या प्रक्रियाओं के अनुसार प्रत्यायोजन किया जाता है तो वह औपचारिक प्रत्यायोजन कहलाता है। दूसरी ओर संगठन की अनौपचारिक परंपराओं, रीति रिवाजों तथा आपसी सद्भाव के आधार पर होने वाला प्रत्यायोजन अनौपचारिक प्रत्यायोजन कहलाता है। चौथा है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रत्यायोजन। प्रत्यक्ष प्रत्यायोजन वह होता है जिसमें अधिकार प्रदान करने वाले और अधिकार प्राप्त करने वाले के मध्य कोई बिचौलिया या मध्यस्थ न हो, अन्य स्तर नहीं हो, जबकि अप्रत्यक्ष प्रत्यायोजन में उच्च अधिकारी तथा निम्न अधिकारी के मध्य कोई न कोई और व्यक्ति अथवा स्तर होता है। लिखित और मौखिक प्रत्यायोजन। जो प्रत्यायोजन विधिवत तथा लिखित आदेशों से किया जाता है वह लिखित प्रत्यायोजन होता है, जो प्राय औपचारिक, महत्वपूर्ण तथा स्थायी भी होता है, जबकि कम महत्व के मामले अथवा तत्कालिक प्रकृति के कार्यों में मौखिक रूप से अस्थायी प्रत्यायोजन होता है। सामान्य तथा विशिष्ट प्रत्यायोजन। जब किसी एक अधिकारी का दूसरे अधिकारी को एक कार्य से संबंधित समस्त गतिविधियां, क्रियाएं सौंप दी जाती है तो वह सामान्य या विस्तृत प्रत्यायोजन कहलाता है, जबकि विशिष्ट प्रत्यायोजन में संपूर्ण कार्य न सौंपकर उस कार्य से संबंधित कुछ विशिष्ट क्रियाओं या गतिविधियों को ही सौंपा जाता है। अब है प्रत्यायोजन के सिद्धांत अथवा मान्यताएं। प्रत्यायोजन के संबंध में कुछ मान्यताएं या सिद्धांत ऐसे हैं जिनका पालन करना इस प्रक्रिया को स्पष्टता तथा सफलता प्रदान करने के लिए आवश्यक है। पहला है स्पष्टता का सिद्धांत। संगठन के लक्ष्य, उद्देश्य, नीतियां, कार्यविधि इतनी स्पष्ट होनी चाहिए कि प्रत्यायोजन करने वाले और नए दायित्व पाने वाले दोनों ही किसी प्रकार की उलझन या संशय में न रहे। दूसरा, निश्चित दायित्व तथा अधिकार का सिद्धांत। जिस व्यक्ति को नए कार्य, सत्ता, दायित्व प्रदान किए जाएं, उसे स्थिति का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अतः यह कहा जा सकता है कि प्रत्यायोजन हमेशा लिखित में होना चाहिए ताकि प्रत्यायोजन की सीमाओं का भी पता रहे। अधीनस्थों को बार बार उच्च अधिकारी से संपर्क करने की स्थितियां नहीं आनी चाहिए। तीसरा, पर्याप्त अधिकारों का सिद्धांत। जिस व्यक्ति को अधिकार तथा दायित्व प्रदान किए गए जाएं, उसे केवल स्पष्टता एवं निश्चितता ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि अधिकार इतने पर्याप्त होने चाहिए कि वह संबंधित कार्य या गतिविधि को संचालित कर सके। यदि आवश्यकता पड़े तो अतिरिक्त अधिकार भी दिए जाने चाहिए। नेक्स्ट, संतुलन का सिद्धांत। उत्तरदायित्वों के बिना अधिकार तथा अधिकारों के बिना उत्तरदायित्व निरर्थक है। अतः प्रत्यायोजन करते समय इनमें से किसी एक में परिवर्तन करना पड़े तो दूसरे पक्ष में भी संतुलन हेतु परिवर्तन करना चाहिए। पूर्ण उत्तरदायित्व का सिद्धांत। प्रत्यायोजन में पूर्ण तथा अंतिम उत्तरदायित्व हमेशा प्रत्यायोजन करने वाले उच्च अधिकारी का ही रहता है। केवल क्रियात्मक उत्तरदायित्व अधीनस्थ का माना जा सकता है। अधिकार पाने वाला
अधीनस्थ अधिकारी उच्च अधिकारी के प्रति जवाबदेह अवश्य होता है, किंतु उच्च अधिकारी यह नहीं कह सकता है कि संपूर्ण उत्तरदायित्व अधीनस्थ का है, अर्थात सफलता या असफलता के लिए वह उच्च अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होता है। पूर्ण उत्तरदायित्व का सिद्धांत। प्रत्यायोजन में पूर्ण तथा अंतिम उत्तरदायित्व हमेशा प्रत्यायोजित करने वाले अधिकारी का ही रहता है। केवल क्रियात्मक उत्तरदायित्व अधीनस्थ का माना जा सकता है। अधिकार पाने वाला अधीनस्थ अधिकारी के प्रति जवाबदेह अवश्य होता है, किंतु उच्च अधिकारी यह नहीं कह सकता कि संपूर्ण उत्तरदायित्व अधीनस्थ का ही है। आदेश की एकता का सिद्धांत। आदेश की एकता अर्थात एक बॉस एक अधीनस्थ का नियम प्रत्यायोजन में भी लागू होना चाहिए। एक अधीनस्थ को एक ही उच्च अधिकारी आदेश देगा तो संशय नहीं होगा, किसी प्रकार का भ्रम नहीं होगा, वरना सबका उत्तरदायित्व किसी का दायित्व नहीं रह जाएगा। निरंतर संपर्क का सिद्धांत। यद्यपि प्रत्यायोजन में इतनी स्पष्टता रहनी चाहिए कि बार बार अधीनस्थ को उच्च अधिकारी के पास निर्णय लेने न आए, तथापि अधीनस्थ की समस्याओं को जानने तथा उनको सहयोग करने के लिए उच्च अधिकारी को समय समय पर संपर्क बनाए रखना चाहिए। समीक्षा का सिद्धांत। प्रत्यायोजित कार्य पूरा हो जाने के पश्चात और यदि आवश्यक हो तो बीच में ही अधीनस्थ द्वारा निष्पादित कार्य की समीक्षा की जानी चाहिए। इससे बाधाओं तथा कमियों का पता चलता रहता है। इस प्रकार इन सिद्धांतों के पालन से प्रत्यायोजन करने में स्पष्टता होती है और कार्य की सुविधा प्राप्त होती है। लेकिन प्रत्यायोजन जितना सुनने में अच्छा लग रहा है, व्यवहार में उतना ही वह थोड़ा कठिन होता है और जटिल होता है। अर्थात प्रत्यायोजन की सीमाएं क्या हैं, किन सीमाओं में रहकर प्रत्यायोजन करना चाहिए। आधुनिक प्रशासनिक संगठनों में प्रत्यायोजन एक अनिवार्य प्रक्रिया है, लेकिन प्रत्येक संगठन में प्रत्येक स्थिति में प्रत्यायोजन संभव नहीं है। इसकी कुछ सीमाएं हैं जो इस प्रकार हैं। निकटस्थ अधीनस्थों का पर्यवेक्षण। कोई भी उच्च अधिकारी उच्च अभिकरण कुछ कार्य प्रत्यायोजित नहीं कर सकता या प्रत्यायोजन में इस प्रकार के कार्यों को अधीनस्थ को नहीं सौंप सकता, जैसे पर्यवेक्षण का कार्य, अर्थात अपने निकटतम जो अधीनस्थ हैं उनको उनका पर्यवेक्षण का कार्य वह प्रत्यायोजित नहीं कर सकता। दूसरा, वित्तीय स्वीकृति तथा नियंत्रण के अधिकार। नवीन नीति तथा योजना स्वीकृति, अर्थात वित्तीय स्वीकृति और नियंत्रण के अधिकार को भी उच्च अधिकारी प्रत्यायोजित नहीं कर सकता। नवीन नीति या योजना स्वीकृति, कोई नई नीति बनानी है, किसी योजना को नीति को स्वीकृति देनी है, तो यह कार्य भी उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ को नहीं दे सकता। कानून बनाने की शक्तियां, अर्थात कोई नियम उपनियम संगठन में बनाए जा रहे हैं, उसका अंतिम रूप लिया जा रहा है, तो यह कार्य भी उच्च अधिकारी का है, अधीनस्थ को वह नहीं सौंप सकता। उच्च पदों पर नियुक्ति। निकटस्थ अधीनस्थों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार। स्वाभाविक है कि जो उच्च पदों पर नियुक्ति है वह उच्च अधिकारी ही करेगा, इस कार्य को वह अपने अधीनस्थों को नहीं सौंप सकता है। साथ ही अपने अधीनस्थों के विरुद्ध जो अपील सुनवाई का अधिकार है, यह भी उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ को नहीं दे सकता। अत्यंत गुप्त निर्णय तथा उच्च स्तरीय कूटनीति, कि यदि संगठन में कोई नीति या कोई निर्णय ऐसा लिया जा रहा है जो कि गुप्त रखना है, स्वाभाविक है ऐसी नीति और निर्णयों को अधीनस्थ को नहीं सौंपा जा सकता। जो अधिकार स्वयं के पास नहीं है, स्वाभाविक है ये तो बहुत बड़ी सीमा है। प्रत्यायोजन में स्वयं की सत्ता को अधीनस्थ को सौंपी जाती है, लेकिन जो सत्ता उच्च अधिकारी के पास
अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आती, ऐसी सत्ता का वह प्रत्यायोजन नहीं कर सकता। अनुशासनात्मक कार्यवाही के अधिकांश मामले। संगठन में अनुशासनात्मक कार्यवाही अर्थात जो कर्मचारी संगठन के अनुरूप प्रदत्त कार्यों को संपन्न नहीं कर रहे हैं या किसी भी प्रकार से अनुशासन में बाधा पहुंचा रहे हैं, तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का जो कार्य है वह कार्य भी प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता है। तो इन सीमाओं में रहकर ही प्रत्यायोजन किया जा सकता है। अब है प्रत्यायोजन के मार्ग में आने वाली बाधाएं। संगठन में प्रत्यायोजन करने से संबंध में दो प्रकार की बाधाएं आती है, एक तो संगठनात्मक बाधाएं, दूसरी कार्मिक बाधाएं। संगठनात्मक बाधाओं के अंतर्गत कह सकते हैं कि कुछ संगठनों में प्रत्यायोजन हेतु उन स्थापित तरीकों तथा प्रक्रियाओं का अभाव होता है जो प्रत्यायोजन हेतु आवश्यक है। प्राय नए तथा छोटे संगठनों में यह बाधा उत्पन्न होती है। दूसरा, समन्वय प्रक्रिया तथा संपर्क प्रणाली का अभाव हो तो प्रत्यायोजन करना मुश्किल रहता है। तीसरा, अस्थिर तथा अनावर्ती कार्यों का प्रत्यायोजन कठिनता से होता है, जबकि स्थिर पुनरावृत्ति से युक्त कार्यों का प्रत्यायोजन अधिक किया जा सकता है। संगठन का आकार तथा भौगोलिक स्थिति भी प्रत्यायोजन को प्रभावित करती है। बड़े तथा फैले हुए संगठनों में प्रत्यायोजन अधिक होता है। पदों, अधिकारों तथा कर्तव्यों के क्रम में अस्पष्टता हो तो प्रत्यायोजन करना कठिन माना जाता है। इसी प्रकार संविधान, कानून, संगठन के उद्देश्य एवं नियम भी प्रत्यायोजन की सीमाएं तय कर देते हैं और बाधा उत्पन्न हो जाती है। गंभीर परिस्थितियों में प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार ये संगठनात्मक बाधाएं हैं जो कि एक उच्च अधिकारी जब अधीनस्थ अधिकारी को कार्य सौंपता है, सत्ता सौंपता है, तो उसके मार्ग में आती है। दूसरे प्रकार की कार्मिक बाधाएं। विपणन ने निम्नलिखित मानवीय कारणों को प्रत्यायोजन में बाधा माना है। पहला, प्रत्यायोजन करने वाले में होता है और दूसरा अधीनस्थों की अड़चनें होती हैं। तो प्रत्यायोजन करने वाले उच्च अधिकारी के सामने जो मानवीय कारण उत्पन्न होते हैं वो हैं पद सोपान में उच्च स्थिति में पहुंच चुके पदाधिकारियों में सामान्य से अधिक अहम होता है। दूसरा, उन्हें यह डर रहता है कि दूसरे व्यक्ति सही कार्य नहीं कर पाएंगे या क्रियान्वित भली प्रकार से नहीं कर पाएंगे। तीसरा, उन्हें यह भी सताता रहता है कि प्रभावशाली अधीनस्थों को अधिकार देने से वफादारी कम हो जाएगी या वे विरोधी बनकर रह जाएंगे। नेक्स्ट है दृढ़, अति उत्साही तथा शीघ्रता से कार्य करने वाले उच्च अधिकारी अधीनस्थों की गति, धीमी गति तथा अनिश्चितता से धैर्य खो बैठते हैं। लोक प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण भी उच्च अधिकारी प्रत्यायोजन नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट, मानव को अधिनायकवादी प्रवृत्तियां विरासत में मिली है, अतः सांस्कृतिक परिवर्तन के बिना सुधार नहीं हो सकता। नेक्स्ट, प्रत्यायोजन के लिए भावनात्मक परिपक्वता अनिवार्य है, जबकि सफल व्यक्तियों में यह कम ही मिलती है। सफल नेतृत्व या प्रत्यायोजन में परस्पर तालमेल नहीं है। दूसरों को अपने नेतृत्व से आकर्षित करने वाले प्रत्यायोजन कम ही करते हैं। बहुत से प्रत्यायोजन करने वाले इच्छुक व्यक्ति यह नहीं जानते हैं कि प्रत्यायोजन कैसे किया जाए। इसी प्रकार प्रत्यायोजन करने वाले यह भी नहीं जानते कि किस सीमा तक प्रत्यायोजन किया जाए, क्योंकि संगठन तथा प्रबंध की कला अभी भी परिपक्व नहीं हुई है तथा बहुत से संगठनों में प्रत्यायोजन किया भी नहीं जा रहा है। इस प्रकार यह है
उच्च अधिकारियों की तरफ से आने वाली बाधाएं। अब है दूसरा है अधीनस्थों की अड़चनें। पहला, उन्हें आलोचना का भय सताता है, अर्थात अधीनस्थ प्रत्यायोजन के द्वारा सत्ता या कार्य लेना ही नहीं चाहते हैं, उन्हें आलोचना का भय सताता है। दूसरा, अच्छा कार्य करने के लिए आवश्यक जानकारी और संसाधनों का अभाव है। तीसरा, आत्मविश्वास में कमी। अधीनस्थों के आत्मविश्वास में भी कमी रहती है कि वह उच्च अधिकारी के कार्यों को भली भांति कर सकेंगे या नहीं। नेक्स्ट, पहल क्षमता और गतिशीलता, अर्थात पहल क्षमता और गतिशीलता के कारण भी प्रत्यायोजन नहीं हो पाता। क्षमता से अधिक कार्य मिलने पर बोझ सा लगता है, अर्थात अधीनस्थ को स्वयं के कार्य तो करने ही होते हैं, साथ में उच्च अधिकारी के भी कार्य मिल जाते हैं, तो अधीनस्थ स्वयं पर कार्य का बोझ समझने लगता है। नेक्स्ट, बहुत से अधीनस्थ कार्य करने से पूछना भला ही अच्छा समझते हैं, अर्थात अधीनस्थों की यह प्रवृत्ति भी बन जाती है कि कार्य से संबंधित उत्तरदायित्व या निर्णय न लेकर वह प्रत्येक कार्य के लिए उच्च अधिकारी से पूछता है। पदोन्नति के अवसरों तथा अभिप्रेरणाओं का अभाव, अर्थात पदोन्नति के अवसरों और अभिप्रेरणाओं के अभाव के कारण भी अधीनस्थ अधिकारी उच्च अधिकारी के कार्यों को करने से या उनको लेने से थोड़ा संकोच करता है। अब प्रश्न उठता है कि इस तरह की उच्च अधिकारी और अधीनस्थ अधिकारी दोनों की अपनी अपनी समस्याएं हैं, दोनों की अपनी अपनी बाधाएं हैं, तो प्रभावी प्रत्यायोजन किस प्रकार किया जाए, इसके लिए कुछ हम बातें बता सकते हैं जो कि कुछ विद्वानों ने बताई है। पिफनर ने प्रत्यायोजन को प्रभावी बनाने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। पहला, दायित्वों का निर्वाह करने में सक्षम अधीनस्थों का चयन करना, अर्थात किसे सत्ता सौंपी जा रही है, उच्च अधिकारी के कार्य सौंपे जा रहे हैं, यह अधीनस्थों की योग्यता और मूल्यांकन करने के पश्चात ही करना चाहिए। प्रत्येक कार्मिक की जिम्मेदारियां स्पष्ट करें। उच्च अधिकारी को चाहिए कि जो सत्ता सौंपी जा रही है कितने व्यक्तियों के बीच में सौंपी जा रही है, तो सभी के दायित्वों का स्पष्टता या स्पष्टीकरण रखना चाहिए। प्रत्यायोजन के संबंध में उचित प्रशिक्षण देना, अर्थात प्रत्यायोजन के संबंध में उचित प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए कि किस प्रकार से कार्य को संपन्न करना है। नेक्स्ट है, संगठन की सामान्य नीतियां निश्चित करके उनका प्रचार करें। क्रियात्मकता तथा व्यवस्था संबंधी प्रक्रियाओं का अधिक से अधिक मानकीकरण करने की चेष्टा करें। नेक्स्ट, कार्य विश्लेषण, संगठनात्मक अध्ययन, बजट, नियोजन, कार्य प्रगति अध्ययन, व्यवस्था और प्रक्रियाओं के सरलीकरण जैसे प्रबंध नियोजन के कार्य को निरंतर करते रहना चाहिए। नेक्स्ट, संपूर्ण पद सोपान व्यवस्था में ऊपर नीचे हर दिशा में सूचनाओं के आदान प्रदान की व्यवस्था स्पष्ट और भली भांति की जानी चाहिए। इस प्रकार प्रत्यायोजन से संबंधित बाधाओं का निराकरण करके ही संगठनात्मक कुशलता तथा कार्मिकों के वृत्ति का विकास संबंधी लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रयास यह होना चाहिए कि योग्य प्रत्यायोजक संगठन में हो। योग्य प्रत्यायोजक वह है जो प्रत्यायोजन का महत्व समझता हो, अधीनस्थों में विश्वास रखता हो, पर्याप्त सूचनाएं व तथ्य एकत्र रखता हो, अधीनस्थों को प्रोत्साहित करता हो, अधिकार एवं उत्तरदायित्व में संतुलन करना जानता हो, अनौपचारिक संबंधों तथा संगठनों का महत्व समझता हो, अधीनस्थों की समस्याओं तथा जिज्ञासाओं का समाधान करता हो तथा संपूर्ण निष्पक्षता के साथ लोकतांत्रिक नेतृत्व प्रदान करने वाला हो। इस प्रकार संगठन में प्रत्यायोजन से संबंधित हमने कुछ तथ्य रखे हैं, इसका सिद्धांत बताया है और इसका महत्व जो कि संगठन में पद सोपान में उच्च अधिकारी के द्वारा लिया जाता है।